नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन किया गया था। विदेश के तमाम नेता भारत पहुंचे और इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस समिट को सफल बनाने में दिल्ली पुलिस का अहम रोल रहा। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस के जवानों के साथ जश्न मनाएंगे और इसी हफ्ते उनके साथ डिनर भी करेंगे। दिल्ली पुलिस के विभिन्न अधिकारियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि हाल ही में संपन्न हुए G20 बैठक के दौरान विश्व नेताओं के काफिले का प्रबंध करना बहुत कठिन काम था। यह इसलिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें विश्व के बड़े नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल थे। हालांकि उनके काफिले में अमेरिकी हाईटेक गाड़ियां भी शामिल थे। इस G20 बैठक में 28 देशों के प्रमुखों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुखों ने भाग लिया। इसमें से ज्यादातर दिल्ली में बुलेट प्रूफ कारों में घूम रहे थे। खतरे के आकलन के बाद VIP नेताओं के बुलेट प्रूफ कार मुहैया कराई गई। दिल्ली में किसी भी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए महीनों से दिल्ली की पुलिस मेहनत कर रही थी। हर छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखा गया था। अब इन्हीं जवानों के शुक्रिया अदा करने के लिए PM मोदी करीब 450 जवानों के साथ डिनर कर सकते हैं। सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे और राज्य के कैबिनेट मंत्री का देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध हो रहा है। राजनेताओं से लेकर आम जनमानस भी उनके इस बयान का मुखरता के साथ विरोध कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, UP और बिहार के बाद अब MP की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली इंदौर से भी उदयनिधि के खिलाफ विरोध हुआ है। यहाँ लोगों ने उनकी तस्वीर मंदिर की सीढ़ियों पर चिपकाई है, जिस पर पैर रखकर भक्त मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। विरोध का यह अनूठा तरीका हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने अपनाया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंदौर शहर के एक मंदिर की सीढ़ियों पर उदयनिधि की तस्वीर लगा दी। अब जो भी लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो पहले उदयनिधि की तस्वीर पर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। विरोध का यह अनूठा तरीका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष कुन्नू मिश्रा का कहना है कि तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने जिस तरह का बयान देकर हिंदू धर्म का अपमान किया, उससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का ठेस पहुंची है। उनके इस शर्मनाक टिप्पणी के कारण ही हमने विरोध का यह तरीका अपनाया है। कुन्नू ने कहा कि आस्था और धर्म के साथ किसी तरह का कोई बेहुदा मजाक सहन नहीं किया जाएगा। कुछ दिनों पहले प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने भी उदयनिधि के बयान का विरोध करते हुए कहा था कि जो लोग सनातन धर्म को डेंगू बता रहे हैं वो खुद डेंगू हैं। उनके इस बयान ने बता दिया कि वो कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं। बता दें कि बीते दिनों तमिलनाडु में आयोजित सनातन अनुमूलन सम्मेलन में उदयनिधि के सनातन धर्म की तुलना डेंगू से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का केवल विरोध ही नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या फिर कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन का केवल विरोध नहीं करना बल्कि इसे मिटाना है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नरला इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस ने बताया कि राजौरी जिले के नरला इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। एक पुलिस SPO सहित 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम को नरला इलाके में आतंकियों की मौजूदगी में सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बल पहुंच गए। जब आतंकियों ने खुद को सुरक्षा बलों के घेरा देख उन पर फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। ज्ञात हो कि हाल ही के दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सिलसिलेवार मुठभेड़ हुई, जिसमें कई आतंकवादियों का सफाया किया गया। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने 12 सितंबर को एक नक्शा शेयर किया। कहा कि आखिरकार चीन का असली नक्शा मिल गया। नक्शे में ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, यूनान और अन्य चीन की सीमा से लगे हुए देश को चीन के कब्जे के तौर पर दिखाया गया। उन्होंने ऐसे समय में यह नक्शा शेयर किया है जब चीन के नक्शे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। चीन ने देश का नया मैप जारी किया और उसने ताइवान और भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। 28 अगस्त को बीजिंग में चीन का नक्शा जारी किया था, जिसमें उसने ताइवान, ऑक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। अब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने X पर चीन के नक्शे की फोटो शेयर कर कहा, आखिरकार किसी को चीन का असली नक्शा मिल गया। नक्शे में हांगकांग, तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया और यूनान, पूर्वी तुर्किस्तान और मंचूरिया देशों को चीन के कब्जे वाले देश के तौर पर दिखाया गया।
सीओ का मतलब चाइना ऑक्यूपाइड है, वही ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के तौर पर पेश किया गया है। चीन हमेशा इन सभी देशों पर अपना दावा करता रहा। वहीं भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ऑक्साई चीन पर भी उसने दावा पेश किया है। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश कर उसने दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर दावा पेश किया है। हालांकि इन हिस्सों पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनई अपना अपना दावा करते रहते हैं। इस बीच कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन हथियाई है और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही। बीडी मिश्रा ने कहा कि 1962 में जो कुछ भी हुआ वह सबके सामने है, लेकिन आज हम अपनी जमीन के आखिरी इंच तक पर काबिज हैं। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और भगवान न करे अगर पानी सर से ऊपर चला गया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एशिया कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में 53 रनों की अपनी शानदार पारी खेली। इस दौरान रोहित ने वनडे में अपने 10,000 रनों का भी आंकड़ा पार करने के साथ ऐसा करने वाला भारत के छठे खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा के इस उपलब्धि पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए इसका श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया। रोहित की शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ऐसे में उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया था। अपने शुरुआती 2000 वनडे रन पूरे करने के मामले में रोहित भारत के चौथे सबसे धीमे बल्लेबाज थे। हालांकि साल 2013 चैंपियंस ट्रॉफी रोहित के करियर के लिए सबसे बड़ा बदलाव साबित हुई। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बतौर ओपनिंग बल्लेबाज खेलने का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में रोहित को मिली इस मौके को दोनों हाथों से लपकते हुए टीम ने अपनी जगह को पूरी तरह से पक्का कर लिया। वहीं गौतम गंभीर ने भारत श्रीलंका मैच के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि आज हम जिस रोहित शर्मा को देख रहे हैं उनका सबसे बड़ा श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। रोहित शर्मा जब करियर के शुरुआत दौर में संघर्ष कर रहे थे उस समय धोनी उनका सबसे काफी समर्थन मिला और वह इससे सही साबित कर रहे हैं। एशिया कप 2023 में रोहित शर्मा बतौर कप्तान और बल्लेबाज अब तक दोनों ही मोर्चों पर खुद को साबित करने में कामयाब हुए। रोहित ने नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ अर्धशतकीय पारियां खेलते हुए टीम को शानदार शुरुआत देने का काम किया। अब तक एशिया कप में रोहित ने 4 पारियों में 64.67 के औसतन से 194 रन बनाने में कामयाब हुए। इस दौरान उनके बल्ले से 11 छक्के भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को वाराणसी के गंजारी में प्रस्तावित पूर्वांचल के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही गंजारी मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान वे कड़सरा सहित प्रदेश के 17 अटल आवासीय विद्यालयों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से संकेत मिलने के बाद पीएम मोदी के 23 सितंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम के आंशिक बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 सितंबर के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सहमति मिलने के साथ ही कार्यक्रम को भी नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। गंजारी में जनसभा और लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम की रूपरेखा तय होने के बाद करसड़ा में बनकर तैयार अटल आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों से पीएम मोदी के वर्चुअल संवाद की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी 17 विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस संवाद में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही उनके हाथों लोकार्पित और शिलान्यास वाली परियोजना की भी सूची बनाकर उनके भौतिक सत्यापन भी कराया जाएगा। बता दें कि 400 करोड़ रुपए से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। रिंग रोड किनारे गंजारी में प्रस्तावित स्टेडियम 30.6 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा और इसमें 30,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। हालांकि स्टेडियम का निर्माण आईसीसी मानकों के अनुसार किया जाएगा। साथ ही इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपए है। इस स्टेडियम का निर्माण 30 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कथावाचक और धर्मगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान आया है। बता दें कि धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रहे। दरअसल यह चुनाव सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। हालांकि सिवनी में चल रही कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कहा कि यहाँ चुनाव शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे। मध्य प्रदेश में चुनाव भाजपा और कांग्रेस नहीं लड़ रहे। यह चुनाव सनातन धर्म और अधर्म के बीच है।
अब देखना है कि इसमें जीतता कौन है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। रामभद्राचार्य का यह बयान आने के बाद राज्य में सियासी बयानबाजी तय मानी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि इस बयान को कांग्रेस और भाजपा अपने अपने तरह से परिभाषित कर एक दूसरे पर हमला करेंगे। उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल के कारण मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में न तो याचिकाकर्ता और न ही बचाव पक्ष की ओर से कोई वकील अदालत में पेश हुआ। बता दें कि हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था शुरू की। चीफ जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर की अदालत ने वकीलों की हड़ताल की वजह से ऑनलाइन माध्यमों से सुनवाई की अनुमति दी, लेकिन कोई भी वकील के पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की है। बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकर दिवाकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन वाराणसी की अदालत में दायर वाद की पोषणीयता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और इसके साथ मूल वाद में उस जगह पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। बता दें कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद का 2021 में एक अधिवक्ता की अध्यक्षता वाले आयोग की तरफ से सर्वेक्षण करने के वाराणसी की अदालत में निर्देश को चुनौती दी गई है। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।